एक बेटी अपने माता पिता को सरप्राइज देने के लिए अचानक से मायके पहुंचती है, लेकिन वहां जो कुछ वो देखती है उसे देखकर खुद ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके बूढ़े माता पिता बिस्तरों पर पड़े हुए थे और वहां पर उन्हें कोई पानी तक की पूछने वाला भी नहीं था। इसके बाद वह अपने माता पिता से पूछने लगती है कि माँ बाबूजी भैया कहाँ है। तो इस बात को सुनकर उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेटी उन्हें चुप कराती है और चुप कराने के बाद माता पिता बताते हैं कि बेटी, जो तेरा भाई था वो तो हमें छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहा करता है। इसके बाद वह बेटी कहने लगती है कि माँ बाबूजी अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते थे। इसके बाद जो माँ बाबूजी हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी, वो तो हमारा अपना खून था, तू तो पराई है, फिर हम तुझे कैसे तकलीफ दे सकते थे। इस बात को सुनकर बेटी की भी आंखें नम हो जाती हैं। कौन थी वह बेटी और किस वजह से उसके माता पिता उसे पराई कह रहे थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर माता पिता है, एक लड़का है जिसका नाम है सोहन। सोहन की उम्र अभी 4 साल है और सोहन के पिता FCI में लगे हुए हैं, जो अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। FCI की नौकरी में अजय का अक्सर 3 साल में ट्रांसफर हो जाया करता है और इस बात को सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रहा करता है। इसी वजह से अजय ने अब तक अपना मकान नहीं लिया है। वह जहाँ पर भी जाया करता वहीं किराए का मकान ढूंढा करता और उसी में रहने लगा करता। अब इसी तरह से उनका ट्रांसफर एक बार फिर से हो जाता है और उनकी जयपुर पोस्टिंग हो जाती है। अब जैसे उनकी जयपुर पोस्टिंग होती है तो इस बार फिर से उन्हें ये जगह छोड़कर वहां पे जाना होता है और इसके लिए वो तैयारी करने लगते हैं। अब सुनीता ऑनलाइन किराए का घर ढूंढने लगती है जयपुर में अपनी लोकेशन डाल के, और ढूंढते ढूंढते उसे एक नंबर मिल जाता है। उस नंबर पे फोन करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर एक प्रॉपर्टी डीलर का है जो इस तरह के किराए के मकान दूसरों को दिलाया करता है। सुनीता उससे बात करती है और कहती है कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसके आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और ज्यादा शोर शराबे वाले लोग वहां ना रहा करते हों। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद बता देता है कि जैसा आपको मकान चाहिए वैसा एक मकान मेरी निगाह में है, लेकिन उसका किराया थोड़ा ज्यादा होगा, आपको चलेगा तो बता दीजिए। इसके बाद सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, हमको चलेगा और लगभग 2-3 दिन के बाद हम वहां पर आएंगे और आपसे कांटेक्ट करके उस मकान को देख लेंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो राजी हो जाता है और 2-3 दिन बाद सुनीता अपने पति और अपने बच्चे के साथ उस मकान को देखने के लिए पहुंच जाती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये मकान एक बुजुर्ग दंपत्ति का है जो नीचे के पोर्शन पे तो खुद रहा करते हैं और ऊपरली मंजिल को वो किराए पर उठाना चाहते हैं। इसके बाद जब सुनीता उस मकान को देखती है तो वो एकदम से उसे पसंद आ जाता है और वो डीलर से इस घर को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। सुनीता उसको पेमेंट करती है और पेमेंट करने के बाद वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब शाम को वो खाना खाकर आए थे और सुबह का खाना उन्होंने जल्दबाजी में ऑर्डर कर लिया था। अब खाना खाते समय अजय सुनीता से कहने लगता है कि शाम का खाना घर पर ही बना लेना, क्योंकि कई दिन से हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो सुनीता कहती है कि हाँ जी आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे सब्जी मंडी जाना होगा सब्जी खरीदने के लिए, और यहाँ पर सब्जी मंडी कहाँ है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। इसके बाद अजय कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर नीचे मकान मालिक रहा करते हैं तो वो लोग भी तो सब्जी खरीदते होंगे ना, तो उनसे जाकर पूछ लेना। अभी मैं ड्यूटी जाता हूँ और तुम उनके साथ जाकर सब्जी ले आना। तो सुनीता इस बात से एग्री करती है और कहती है कि ठीक है, मैं दिन के समय में जाकर सब्जियां खरीद लाऊंगी और शाम का खाना आपको घर का ही मिलेगा। उसका पति ड्यूटी पर चला जाता है और सुनीता घर के छोटे मोटे काम धंधे में लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि मैं जाकर पूछ लेती हूँ कि यहाँ पर सब्जी मंडी कहाँ है, ताकि मैं जाकर सब्जी लेकर आ सकूँ। इसके बाद सुनीता ऊपर से उतरती है और उतरने के बाद निचले वाले फ्लोर पर जो मकान मालिक रहा करते थे उनके यहाँ पर पहुँच जाती है। अब वहाँ जाकर वो देखती है तो एक छोटी सी 3 साल की बच्ची जो गेट के बाहर खेल रही है, उससे वो पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वह बच्ची कुछ बोलती नहीं है और अंदर की तरफ इशारा कर देती है। इसके बाद सुनीता उस रूम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि 2 बुजुर्ग दंपत्ति आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने सुनीता को आता हुआ देखा है तो एकदम से वो सहम से गए हैं। इसके बाद सुनीता उन्हें अपना परिचय देती है और बताती है कि मुझे सब्जियां खरीदनी है, इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ। तो फिर उन बुजुर्ग दंपत्ति में से जो महिला होती है वो कहने लगती है कि अच्छा बेटी, सब्जी की बात है तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चल देना और हम दोनों एक साथ शॉपिंग करके आ जाएंगे। इस बात को सुनकर सुनीता कहती है कि जब आप सब्जी लेने के लिए जाओ तो मुझे आवाज लगा देना और मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। तब तक मैं घर का छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी घर को अच्छी तरह से सेट करना है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला उसे हंसते हुए वहां से भेज देती है और सुनीता ऊपर जाकर अपने घर के सामान को इधर उधर सेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक से उस बुजुर्ग महिला की आवाज आती है और वो कहती है कि चलो बेटी, अगर तुम्हें सब्जी लेने जाना है तो मैं फिलहाल जा रही हूँ।
इसके बाद सुनीता वहां से अपना थैला लेती है और कुछ पैसे अपने साथ लेकर उतरकर उस बुजुर्ग महिला के साथ मंडी की तरफ जाने लगती है। जाते समय रास्ते में वो ढेर सारी बातें करते हैं, अपने बारे में सुनीता उन्हें बताती है। जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बुजुर्ग महिला और इनकी पोती ये दुनिया में अकेले हैं। दरअसल इनके बेटे और बहू की एक हादसे में मौत हो गई थी और उसके बाद से अपनी पोती को पालने के लिए ये यहाँ पर रहा करते हैं। उनके पति सरकारी टीचर थे तो उनकी पेंशन आया करती है, उससे इनका घर का गुजारा हुआ करता है और इन्होंने मकान इस वजह से किराए पर दिया है ताकि बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए और भी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सके। इधर बुजुर्ग महिला भी सुनीता के बारे में सब कुछ जान गई थी। उसके पति काम किया करते हैं और उनके घर में और कोई नहीं है। सुनीता के सास ससुर शादी से पहले उसे नहीं मिले थे। उनके पति से उनकी शादी होने के बाद वह अकेली ही उनके साथ रहा करती है। उनके कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे क्योंकि वह ज्यादातर इधर उधर घूमा करते थे, किसी से मिलना जुलना ज्यादा नहीं हो पाता था, तो इसी वजह से वो अकेले रहकर ही जीवन बिता रहे थे। उनका एक लड़का है जिसका नाम है रोहन और रोहन अभी 4.5 साल का है। दोनों के बारे में एक दूसरे अच्छी तरह से जान गए थे और जानने के बाद सुनीता उस बुजुर्ग महिला से कहने लगती है कि आंटी क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो वह बुजुर्ग महिला होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तू बेशक से मुझे माँ कहकर बुला सकती है और अगर तू ऐसा कहकर मुझे बुलाएगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके बाद दोनों के दोनों मंडी पहुंच जाते हैं और वहां से खरीदारी कर लेते हैं। अपने अपने थैले में उन्होंने सब्जियां भर ली थी। सब्जियां भरने के बाद जैसे ही वो वहां से चलने वाले होते हैं तो सुनीता उस मकान मालकिन से कहती है कि माँ जी अपना थैला मुझे दे दीजिए, ये बहुत भारी है और मैं इसे आसानी से ले जाऊंगी। तो मकान मालकिन मना करती है, कहती है कि नहीं बेटी इसको मैं ही ले जाऊंगी, तुम कहां से इन दो थैलों को उठाती फिरोगी। तो वो कहती है कि अगर आपने मुझे बेटी कह ही दिया है तो बेटी का फर्ज भी निभाने दो। इस बात को सुनकर जो मकान मालकिन होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे अपना थैला दे देती है। दोनों के दोनों वहां से सब्जियां खरीदने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। अब रोहन का एडमिशन भी हो गया था, उसका पति ड्यूटी जाने लगा था और यहाँ की मार्केट के बारे में उसे पता चल गया था। इसके बाद सुनीता ने सुबह सुबह एक सब्जी बनाई थी और उस सब्जी को लेकर वह मकान मालकिन के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह उस सब्जी को उन बुजुर्ग दंपति को खाने के लिए दे देती है और बुजुर्ग दंपति उस सब्जी को खाते हुए उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम्हारे हाथ में जादू है और तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। इतनी ही देर में जो बुजुर्ग दंपति की पोती थी जिसका नाम था लविन्या और जिसकी उम्र थी अभी 3 साल, वो घूमते घूमते सुनीता के पास आ जाती है और एकदम से उसकी गोद में बैठ जाती है। अब जैसे उस बेटी को गोद में बैठा हुआ देखती है तो उसके बाद उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और उससे उसका नाम पूछने लगती है। जैसे वो उसका नाम पूछती है तो वह लड़की कुछ नहीं बोल पाती है और इस बात को देखकर जो बुजुर्ग दंपति होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्ग महिला अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहती है कि बेटी इसका नाम लविन्या है और ये 3 साल की हो गई है। तो सुनीता पूछने लगती है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो वो कहती है कि बेटी ये बोल नहीं सकती और तुम इससे बोलने के लिए कह रही थी तो इसी बात को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। जिस तरह से तुम्हारी गोद में बैठी थी लगता था कि एक बेटी को उसकी माँ मिल गई है और वह उसकी गोद में बैठकर आनंदित महसूस कर रही है। लेकिन तभी जो सुनीता होती है लविन्या को कसकर गले लगाती है और कहती है कि माँ जी आप चिंता मत करो, ये मेरी ही बेटी है और मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। इसके बाद सुनीता बुजुर्ग दंपति से ढेर सारी बातें करती है और बातों ही बातों में सभी लोग एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए थे। यानी कि अब वो एक किराएदार और मकान मालिक की तरह नहीं रहा करते थे, एक फैमिली की तरह वहां पर रहने लगे थे। लविन्या कभी सुनीता के घर में ऊपर खेलने के लिए चली जाया करती तो कभी जो रोहन है वो नीचे आकर लविन्या के साथ खेलने लगा करता। लविन्या की इस हालत को देखकर सुनीता को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। यह सब बातें वे अपने पति अजय को भी बताती है तो अजय को भी इन बातों से कोई भी आपत्ति नहीं होती क्योंकि उसने अपने माता पिता को काफी दिनों पहले खो दिया था और इन मकान मालिक के अंदर उसे अपने माता पिता दिखाई दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और तभी एक दिन अचानक से जब सुनीता नीचे आती है मकान मालिक के पास तो वह देखती है कि बुजुर्ग महिला बिस्तर पर पड़ी हुई है और अंकल जी उनके लिए खाना बना रहे हैं। अब यह सब कुछ देखकर सुनीता को बड़ा ही बुरा लगता है तो वह एकदम से अंकल से चिल्लाने लगती है और कहती है कि अंकल जी आपने तो मुझे झट से पराया कर दिया। मैं आपको माता पिता की तरह मानती हूँ और आप भी मुझसे बेटी कहते हो। आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो आप मुझे बता सकते थे, आपके लिए खाना मैं बना देती और मेरे होते हुए आप खाना बनाते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते। इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपति उसे कहने लगते कि बेटी तुम कहाँ परेशान होती फिरोगी, हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। तो सुनीता कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ जब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आज के बाद आप लोगों को खाना बनाने की ही जरूरत नहीं है। आपको जो भी खाना है आप केवल बता दिया करना और वैसे भी मैं घर में ठाली बैठी रहा करती हूँ, आप लोगों के लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। मुझे अपने लिए भी खाना बनाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा ही और बढ़ा लूंगी और आपका खाना भी मेरे यहीं पर बन जाएगा। इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपति इस बात के लिए सहमत होते हैं और सुनीता अब उन्हें अपने यहाँ से खाना बनाकर भेजने लगी
थी और वह उन्हें खाना खिलाने लगी थी। अब जैसे इस महीने का किराया देने का टाइम आता है तो वो बुजुर्ग दंपति उसे किराया लेने से मना कर देते हैं। वह कहती है कि बेटी तुम्हें खाना बनाकर खिलाती है तो तुम्हारा किराया उसमें कट जाएगा। लेकिन तभी सुनीता मना करती है और कहती है कि नहीं अंकल जी, आपको किराया लेना पड़ेगा, अगर आपने किराया नहीं लिया तो मेरे पति मुझसे लड़ाई करेंगे। तो बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम आज से आधा किराया दे दिया करना और आधा किराया हमारे खाने का बदले तुम्हारा माफ हो जाएगा। इस बात को सुनकर सुनीता भी सहमत हो जाती है और अब से सुनीता आधा किराया देने लगी थी। इसके बाद सुनीता लवन्या के लिए एक हॉस्पिटल में बात करती है और उसको हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर लवन्या का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद बता देता है कि इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये जरूर से बोल सकेगी। इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपति ऑपरेशन का खर्चा पूछते हैं तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि इसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और ऑपरेशन होने के बाद इस लड़की को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी और उसके बाद ये बोलने लगेगी। इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपति ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते हैं और लवन्या का ऑपरेशन करा दिया जाता है। अब ऑपरेशन के बाद जो एक्सरसाइज बताई गई थी उन एक्सरसाइजों को सुनीता लवन्या को करवाने लगती है और धीरे धीरे लगभग 2-3 महीने में लवन्या थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। अपनी पोती को बोलता देखकर जो बुजुर्ग दंपति है वो बड़े खुश होते हैं और इस सबका श्रेय सुनीता को देते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम्हारी वजह से आज हमारी पोती बोलने लगी है, अगर तुम नहीं होती तो ये कभी भी नहीं बोल पाती। सुनीता कहती है कि नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर ये मेरी भी बेटी है। ऐसा कहकर सुनीता इसी तरह से उस घर में रहने लगती है। इसी तरह से 3 साल धीरे धीरे कब बीत गए इस बात के बारे में सुनीता को पता भी नहीं चलता है और 3 साल बाद अचानक से फिर से टाइम आ जाता है अजय का ट्रांसफर होने का। अब अजय का ट्रांसफर होना था और यह बात जब सुनीता को पता चलती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत सारी चिंताएं खाने लगी हैं, क्योंकि अब तक वह बुजुर्ग दंपति को अपने माता पिता ही समझा करती है और उस छोटी सी बच्ची को अपनी बेटी समझा करती है। वह भी मम्मी मम्मी कहकर उसे संबोधित किया करती है और जब बच्ची उसे मम्मी कहकर संबोधित किया करती है तो उसे बड़ा ही सुकून मिलता है। लेकिन आज जैसी उसे ये खबर मिली है कि अब उन्हें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा तो इस बात से वह अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह बुजुर्ग दंपति से जाकर कहे कि हम लोग ये मकान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे ये काम तो करना ही था। तो इसी वजह से वह हिम्मत बांधते हुए बुजुर्ग दंपति के पास जाती है और वहां जाकर उन्हें बता देती है कि अब मेरे पति का ट्रांसफर होने वाला है तो कुछ दिनों बाद हम आपका मकान खाली कर देंगे। इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग दंपति होते हैं उनकी भी आशाएं निराशा में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन तभी जो बुजुर्ग अंकल होता है वो कहता है कि बेटी ये तो संसार की रीत है, जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। ये तो तुम घर छोड़कर जा रही हो और कुछ लोग तो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा कहते हुए अंकल जी के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह कहीं ना कहीं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुनीता जैसे बुजुर्ग दंपति की तरफ देखती है तो वो भांप जाती है और इसी वजह से सुनीता वहां से अपने घर में आ जाती है। वहां पर आकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो बुजुर्ग दंपति थे वे अपने घर के अंदर रोने लगे थे। धीरे धीरे दूसरा दिन हो जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जो बुजुर्ग महिला होती है वो सुनीता को आवाज लगा देती है। अब सुनीता जब उनके पास जाती है तो दोनों बुजुर्ग दंपति एक बात उसके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि बेटी तुम्हें जाना तो होगा और बिना जाए तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है, हम लोग अब ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और हमें ना जाने भगवान कब अपने पास बुला ले और उसके बाद हमारी जो छोटी सी बच्ची है इसका ख्याल कौन रखेगा। यही बात हमें बार बार परेशान किया करती है और हम चाहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसे भी अपने साथ ले जाओ अगर तुम्हारे पति मानते हैं। इस बात को सुनकर सुनीता के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग दंपति से कहती है कि इस बात के बारे में मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि बुजुर्ग दंपति ने कहा था कि इसका जो भी खर्चा होगा वो हम तुम्हें भेज दिया करेंगे और तुम केवल इसकी परवरिश कर दो, क्योंकि ये तुम्हें अपनी मम्मी माना करती है और तुम इसे अपनी बेटी माना करती हैं। इसके बाद जैसी शाम होती है तो शाम के समय अजय ड्यूटी से वापस आता है और सुनीता इन पूरी बातों को उसे बताती है। तो अजय उससे पूछने लगता है कि ऐसा क्यों। तो वह बताती है कि रिश्तेदार के नाम पर इस लड़की के मामा मामी हैं और वो लोग कभी भी इसे देखने के लिए नहीं आते और ना ही इसका हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें चिंता है कि हमारे बाद इस बच्ची का क्या होगा। इस बात को सुनने के बाद अजय थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि सुनीता, इस बच्ची को तो हम अपने साथ ले ही जाएंगे, लेकिन तुम एक बार उन बुजुर्ग दंपति से यह भी पूछ लेना कि अगर आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ बेशक से चल सकते हो, क्योंकि अब आप बुजुर्ग हो चले हो। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो आपकी देखभाल बुढ़ापे में कौन करेगा। इसके बाद सुनीता रात में नीचे जाने की कहने लगती है, लेकिन अजय कहता है कि कोई बात नहीं, कल सुबह जाकर तुम इस बात को कर लेना और यह बात अगर कंफर्म हो जाए तो मुझे बता देना। सुनीता हर्ष और उल्लास से भरी हुई सो जाती है और जैसी सुबह होती है मानो जैसे सुबह होने का वो वेट कर रही हो।
सबसे पहले उठती है और उठने के बाद मकान मालिक से इन सभी बातों को करने लगती है। कहती है कि अगर आपको परेशानी ना हो तो आप लोग भी हमारे साथ चल सकते हो, मेरा पति इस चीज के लिए कह रहा है। तो इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो उनके साथ चलने के लिए एग्री हो जाते हैं और उस मकान को किराए पर उठा देते हैं। वहां से वो उन्हीं के साथ रहने लगते हैं जहां पर भी वो किराए पर जाया करते, तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता और जो सुनीता है वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ लावण्या बड़ी हो गई थी और इधर जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने मरते दम तक उनकी अच्छी तरह से सेवा की थी और इस सेवा का परिणाम उसके पति को मिलता है और उसकी प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन होने के बाद उसको एक स्थायी ड्यूटी मिल गई थी और वहीं पर वो लावण्या के साथ और अपने बेटे रोहन के साथ रहा करते थे। अब उसके बाद बेटा बड़ा हो जाता है और बेटे की शादी कर दी जाती है और उसके कुछ दिनों बाद लावण्या की भी वो लोग शादी कर देते हैं। लावण्या के जो दादा दादी थे वो उस पूरी प्रॉपर्टी को लावण्या के नाम करके गए थे और सुनीता और अजय ने उस प्रॉपर्टी को उसके नाम ही रहने दिया था और कहा था कि बेटी अब ये तेरी प्रॉपर्टी है, तो इसको जैसा चाहे वैसा यूज कर सकती हो। इसके बाद लावण्या की विदाई हो जाती है और लावण्या अपने ससुराल पहुंच जाती है। लावण्या को अपने ससुराल में रहते हुए काफी दिन हो गए थे और तभी एक दिन अचानक से लावण्या जब अपने मायके आती है अपने माता पिता को सरप्राइज देने के लिए, जैसे वो घर के अंदर आकर देखती है तो उसे उल्टा सरप्राइज मिल जाता है। उसके बुजुर्ग माता पिता यानी कि संतोष और अजय बिस्तरों पर पड़े हुए थे और उनको यहाँ पर कोई पानी तक देने वाला नहीं था। इसके बाद वह उनसे रोहन के बारे में पूछने लगती है, तो उसके बाद उसके माता पिता उसे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिससे अब तक संतोष और अजय ने उसे अछूपा रखा था। लगभग लावण्या की शादी को 5 साल हो गए थे और 5 साल तक उन्होंने कभी भी उसे महसूस नहीं होने दिया कि उनका बेटा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और ना ही उनकी देखभाल किया करता है। और वे लावण्या को बताते हैं कि बेटी तुम्हारा भाई तो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहा करता है और उसने हमें बुढ़ापे में ऐसे रहने के लिए छोड़ दिया है। हमारी पेंशन आया करती है, उससे गुजारा तो हो जाता है, लेकिन अब बीमारी की हालत में हमारी देखभाल कौन करे, ये सब कुछ देखकर थोड़ी परेशानी होती है। इसके बाद लावण्या कहने लगती है कि अगर ऐसी बात थी तो आप लोग मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना। तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि बेटी तू तो पराई है, वो तो हमारा अपना खून होकर जब हमारी देखभाल नहीं कर सकता तो हम लोग तुम्हें कष्ट क्यों दें। इसके बाद लावण्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि माँ बाबूजी आपने तो मुझे एक झटके में पराया कर दिया। आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, जब आपने मुझे पाल पोस कर इस लायक बना दिया। इसके बाद लावण्या अजय और संतोष को अपने साथ ले जाती है और उन्हें अपने साथ ही वहां पर रखने लगती है। इसके बाद लावण्या अपने भाई को फोन करके खूब खरी खोटी सुनाती है और इन सभी बातों को सुनने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद रोहन वहां पर आता है और अपने माँ बाबूजी से माफी मांगने लगता है। रोहन के साथ उसकी पत्नी भी आई थी और वो भी माफी मांगती है और उसके बाद लावण्या ये कहकर उन्हें उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है कि कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि माँ बाबूजी तुम्हारे ऊपर बोझ है तो तुम केवल एक मुझे छोटा सा फोन कर देना और मैं अच्छी तरह से इनकी देखभाल अपने आप ही कर लूंगी। इसके बाद लावण्या हर हफ्ते अपने माता पिता को देखने के बाद अपने भाई रोहन के यहाँ पर आती है और अब जो रोहन है वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता है, ना ही उन्हें परेशान किया करता है और ना ही उनके साथ गलत व्यवहार किया करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक बेटी पराई होकर भी अपनों सा व्यवहार करती है और एक बेटा अपना होकर परायों सा व्यवहार करता है। आप क्या कहना चाहते हो लावण्या के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रोहन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।